आपका हमारे इस खास पेशकश में। तमाम अहम चर्चा हमारी लगातार जारी है और फिर से लौटेंगे अपनी चर्चाओं पर। अपने पैनल का रुख करेंगे। डॉक्टर अंबिकानंद सहाय साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी। इत्तेहाद की, गठबंधन की तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि मौका परस्ती पहला उसूल होता है जब कोई सियासत में कामयाबी हासिल करना चाहता है। तो जब जिसको लगता है कि अब ये सबसे ज्यादा सूटेबल वक्त है, सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टी को अपने साथ करने के लिए, फौरन कोई कसर नहीं छोड़ता है। उसूल, एथिक्स, ये तमाम चीजें फिर मायने नहीं रखती हैं। इसलिए कि राजनीति में पहला उसूल है सत्ता में आना, और उसमें आने के लिए जो मददगार है उसको ले आना। और इसमें माफ करिएगा मेरे शब्दों को, एक पार्टी हुआ करती थी इस देश में जो कहती थी वी आर ए पार्टी विथ ए डिफरेंस। नाउ दैट पार्टी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। गठबंधन को ये लोग महामिलावट गठबंधन कहते हैं, और खुद उससे बड़ी गठबंधन इनका है। खुद इनका गठबंधन महागठबंधन से बड़ा है, और आने वाले दिनों में और ना जाने कितनी पार्टियां और जुड़ेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है उसूल ही है तख्त पे विराजमान होना, और उसी के तहत सब काम होता है। हमने तो कभी आज तक कम से कम 50 वर्षों से मैं भारतवर्ष में चुनाव देख रहा हूं जी। मैंने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से अपनी जाति का उल्लेख करते नहीं देखा। ये जाति का उल्लेख सडनली 4th फेज में क्यों हो रहा है? ऑब्वियस है कि नेशनलिज्म का मुद्दा नहीं चला, कम्युनल पोलराइजेशन नहीं चला, और रूलिंग पार्टी के पास मेरे से ज्यादा खबरें रहती हैं। जब मैं ये जानता हूं कि कोई लहर नहीं है तो प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा क्या? और जब कोई लहर नहीं होता है तो नथिंग कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम। कुछ तो है, वो चीज है क्या जी? इस चीज को अंग्रेजी में डोलड्रम कहते हैं कि जब कोई हवा न रहे उसी स्थिति को डोलड्रम कहते हैं। अभी डोलड्रम की स्थिति है, और जब डोलड्रम होती है तो मैंने कहा कि भारतीय समाज की जो बैड पॉइंट्स हैं, जिनमें एक जातिवाद है, वो हावी होता है। वो जब हावी होता है तो प्रधानमंत्री को भी अपनी जाति का उल्लेख करना पड़ता है। ठीक। डॉक्टर प्रवेश साहब, ये जो मौजूदा सियासी हालात हैं, गठबंधन, इत्तेहाद, कभी इससे कर लिया, कभी उससे कर लिया, फिर ये कह दिया हम तो जिंदगी में कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर से आ जाते हैं मौका देखकर। इसी के लिए लिखा गया था ना ये शेर कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। देखिए, अंबिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति सरकार और सत्ता के लिए होती है। ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। राजनीति का मतलब ही यही होता है कि भाई वो सत्ता में किसी तरीके से आना है, तो उसके लिए सभी प्रयास करते हैं, बीजेपी भी प्रयास कर रही है। लेकिन हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे कभी, तो सच्चाई है ये। 1967-68 की बात है, लगभग 70 के दशक की बात है, जब जमींदारी का मामला चल रहा था। जमींदारी का आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था देश के अंदर। तो वो घटना मैं आपको ध्यान करा दूं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। तो भारतीय जनता पार्टी के 5-6 लोग जीत करके आए राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में जो जीत कर आए वो सारे के सारे लोग जो थे वो जमींदारी बैकग्राउंड से आए थे, सारे के सारे राजपूत थे और जमींदार थे। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने फैसला किया कि जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, और यदि सरकार जाती है तो जाए, अगर ये 7 लोग जाते हैं तो जाए, लेकिन जमींदारी होनी चाहिए। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की पार्टी रही है। हाँ, आज की परिस्थितियां और उनकी परिस्थितियों में बहुत अंतर रहा है। आपकी बात पे एक लाइन जोड़ूंगा। उसी जमाने में कहा जाता था जनसंघ के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, तीनों ढक्कन हो गए आज। वही देखिए, हम लोग अगर न्यूट्रल बात करते हैं तो बात तो ये निकल कर आती है कहीं ना कहीं कि भाई ये पार्टी बिल्कुल अलग पार्टी थी। इसीलिए आप देखेंगे जनसंघ बनता है तो
अब जनसंघ का आप देखिए, जनसंघ की स्थापना कौन करता है? उसका पहला जो फाउंडेशन वहां पर रखने वाला व्यक्ति था वो शिंदे नाम का व्यक्ति था, जो दलित था। आप सोचिए, जिस पार्टी की स्थापना जो है वही किसी दलित के हाथ से हो, उसका पहला जनरल सेक्रेटरी भी एक दलित रहा हो। करेक्ट। तो आप सोचिए कि इस तरह की पार्टी अचानक इसमें क्या हुआ कि इतना बड़ा बदलाव आया। मेरा इस पे एक आर्टिकल बहुत अच्छा अभी आया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अचानक क्या हुआ उसके अंदर, तो वही अंबिका जी का जो विषय ये है। लेकिन हाँ, आज की जो राजनीति है वो राजनीति बहुत अलग तरीके की हो गई है। गठबंधन की राजनीति हो गई, और गठबंधन की राजनीति में अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति का हो गया है। यही रामविलास पासवान कभी बीजेपी को गाली देते थे, इसीलिए उनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौसम विज्ञानी भी उनको इसीलिए कहा जाता है। यही नीतीश कुमार अभी पीछे ही चुनावों के अंदर, बिहार के अंदर इतना कोसते थे भारतीय जनता पार्टी को, और बाद में वही आज उनके सबसे बड़े समर्थक हो गए कि अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तक लेकर नहीं। बीजेपी को भी उनके डीएनए में खोट नजर आता था। जी, डीएनए का मुद्दा भी अनुज आत्रे साहब, जब सियासत का आखिरी और पहला उसूल है ही इक्तदार हासिल करना, सत्ता हासिल करना, हुकूमत हासिल करना, तो फिर जात पात की राजनीति करना, सियासत करना, ये तमाम चीजें फिर छोटी हो जाती हैं। तो अगर ये चीजें अपनाकर कोई पार्टी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती है तो फिर उसे एक्सेप्ट करने में फिर बुराई भी नजर नहीं आनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे वो चीज स्वीकार्य नहीं है। आप जनता के मैंडेट के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, जनता के विश्वास के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, उस जनता के साथ जिसने आपको अकेले ही 282 सीटें जिता करके भेजी थी 2014 में, क्योंकि आपने एक सपनों का भारत दिखाया था उनको। आपने तमाम वो वायदे किए थे कि मुझे 60 महीने दीजिए, जो 60 साल में काम नहीं हुआ मैं वो 60 महीने में करके दिखाऊंगा। लेकिन अब 2019 के चुनाव के प्रचार के दौरान आप इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं मैंने नहीं कहा था कि मैं वायदे पूरे करूंगा। अमित शाह जी तो शुरू में ही बोल दिया था 2014 में कि मोदी जी ने जो चुनावी वायदे करे थे वो जुमले हैं, वो सारे वायदे पूरे नहीं होते हैं, वो जुमले होते हैं, चुनावी जुमले होते हैं। और मोदी जी ने कार्यकाल में सिद्ध किया आपने, जिस सरकार के कार्यकाल में, जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हो और वो रोजगार देने की बात करते हो तो बहुत हास्यास्पद लगता है। आज 45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है, ये एनएसएसओ की रिपोर्ट है, सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट है। आज आईएलओ बोलती है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि देश में लेबर खाली बैठी है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। नीति आयोग कहती है कि देश में नौकरियां खत्म हो रही है। नितिन गडकरी जी जो सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं कहते हैं कि देश में नौकरियां नहीं है, तो आप किस बात के आरक्षण की बात करते हैं? तो ये वो सरकार है और कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। नोटबंदी के एक ही फैसले से जो है करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म कर देने वाले ये सरकार ऐसी है कि जो बात करती है देश के युवाओं से, आज भी उस बात के उनको सपने दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आत्रे साहब, आप लोगों ने अगर अपने वक्त में, अपने इक्तदार में चीजें संभाल कर रखी होती तो फिर आज यूं आपसे ही ये जवाबदेही तय की जाती, आप होते सत्ता में। देखिए, हमने क्यों नहीं संभाल के रखी? आरोप लगाने आसान है लेकिन उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मैं छोटे से आंकड़े बताता हूं। आपने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करते क्या है, ये काम नहीं करते लेकिन आरोप लगाने में बहुत जो है ये लोग बहुत मास्टरी शामिल है और झूठे आरोप लगाते हैं। मैं छोटी सी मोदी जी सरकार की है और ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का मैं थोड़ा सा 2-3 फैक्ट फिगर्स देता हूं जो रोजगार की बात करते हैं। साहब आएंगे आप पास, लेकिन धर्मवीर जी के पास मैं पहले चली जाती हूं। यहाँ पर धर्मवीर जी, जिस राजनीति की हम बात कर रहे हैं अभी, मायावती भी उसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं, एक जीती जागती मिसाल हैं, जिंदा जावेद अलामत हैं कि वो भी सबसे पहले तैयार रहती हैं इस चीज के लिए कि कौन वो लोग हैं जिनके साथ मैं जाऊं और सत्ता हासिल कर सकूं। ममता जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले जरा अभी आपने मैं 2 सेकंड लूंगा। प्रधानमंत्री की बाइट दिखाई थी, ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में भाषण दे रहे थे जी। मैं आपका नेशनल चैनल है, इसके माध्यम से बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। ये आज जो देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो मुड़सान उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, उन्होंने 32 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ विदेशों में लड़कर आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने 28 साल पहले राजा महेंद्र प्रताप जी ने 28 वर्ष पहले नेता सुभाष चंद्र बोस से विदेश में अफगानिस्तान में और बेलिन में जो है आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ये प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हुए हैं मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इनके इतिहास के ज्ञान को बता देना चाहता हूं और अपने समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले प्रधानमंत्री ये जो है उनके सामने भी आ जाएगा। आप ये बताइए, आप मौका परस्ती की सियासत आप करते हैं नहीं? देखिए ममता जी, इस देश में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई
वो उन ताकतों के खिलाफ स्थापना नहीं, आप ये बताइए ना कि सत्ता आप की लड़ाई के साथ साथ आप इस लोगों ने देश में पहले व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। धर्मवीर जी, और पहले जब तक बीजेपी में आपको खोट नजर नहीं आया जब पहले 2-3 बार सरकार बनाई 3 उनके बार साथ? सरकार बनाई है आपने, 3-4 बार सरकार बनाई ना। ममता जी, आप नई कमियां आप तो मुझे होंगी। एक बात बताइए, ये देश तोड़ने वाले लोग ये मुफ्तीवा महबूबा मुफ्ती की गोद धर्मवीर जी, में जाकर के एक मिनट धर्मवीर जी, बैठते ठीक हैं। है। और जो है इस देश में जब तक दलितों को तो ताकत नहीं सिर्फ मिलेगी, इसलिए इस हम बार इस आप उनके सत्ता साथ की लड़ाई नहीं के हैं। साथ साथ व्यवस्था की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सत्ता हासिल करके रहेंगे। अच्छा चलिए, एक बात बताइए मुझे, अगर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाई होती बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर रियासत में, तब आ जाते आप उनके साथ गठबंधन में? यही खामी है उनमें? देखिए ममता जी, आज जो लड़ाई है वो दलितों के उत्थान की, ओबीसी के उत्थान की, माइनॉरिटीज के उत्थान की है। आज सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी अगर निभाते तो बाबा साहब के सपनों को साकार करते तो आज बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, ये लोग जो है ये वो ताकतें हैं जो गांव गरीब के लोगों के वोट लेकर के और पूंजीपतियों की गोद में जाकर बैठने का काम करती है। आपने किया क्या बाबा साहब के सपनों को साकार? बहुजन समाज पार्टी क्या किया? तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, देखिए, ये जाति धर्म की बात करेंगे, हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ चलती है। और बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी, मीडिया ने उसको, जो हमने भाईचारा समाज में पैदा किया था, बाबा साहब ने जिस जाति को तोड़ने की बात की थी, मानवर काशीराम जी ने जिस जाति को तोड़ने की बात की थी और नारा दिया था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहन कुमारी मायावती जी ने उस समाज को, सर्व समाज को जोड़ करके, और जो सरकार बनाई थी, आप लोगों ने, मीडिया ने नाम दिया था सोशल इंजीनियरिंग का। हाँ। और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो हमने समाज में भाईचारा पैदा किया था, बहुजन समाज पार्टी उसी भाईचारे के साथ में इस देश में रहना चाहती है। और चाहे वो माइनॉरिटीज के लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, सर्व समाज के साथ में बहन कुमारी मायावती जी ये बातें करना बहुत आसान है। मनुवादी ताकतों को, तबसरे करना बहुत आसान है, इस पर चलना उतना ही मुश्किल है। डॉक्टर प्रवेश, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये जो दलित कंस्टिट्यूएंसी में आपने चुनाव लड़ाए हैं, इसमें नॉन चमार कितने हैं? आप ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि बहुजन समाज पार्टी ने, आप जो है जातिवाद की बात करेंगे, आप जातिवाद की बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं करती है। हम जातियों की बात नहीं करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी दलित अस्मिता की प्रतिनिधि हैं। आप दलितों की बात, आप दलितों को बांटने का काम करेंगे। आप मनुवादी बिल्कुल नहीं, टीवी की डिबेट में बैठे हुए हैं। आपकी सियासत मुकम्मल नहीं होगी। धर्मवीर जी, आपकी राजनीति मुकम्मल नहीं होगी। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीती थी? डॉक्टर प्रवेश, आपको जानकारी है? विधानसभा जी ने किसके साथ गठबंधन किया था वहां पर, जिसको आज आप गाली दे रहे हैं? उसके साथ गठबंधन, वहां पर विधानसभा में 4 से 5 सीटें जीते थे बहुजन समाज पार्टी। तो धर्मवीर जी, आप छत्तीसगढ़ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर पूरे देश में हम पूरे देश में चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं सबसे बड़ा अवसरवादी हूँ, उसको आप कहिए कि मैं अवसरवादी हूँ। नहीं, हम अवसरवादी नहीं हैं। कहा, मीडिया में कहा हमको इस देश में सत्ता की लड़ाई के साथ साथ व्यवस्था की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन ठीक है। धर्मवीर जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बिना जात पात के सियासत आपकी मुकम्मल नहीं। समाज पार्टी आप कुछ मायावती जी ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में 7 लाख एकड़ लोगों को, भूमिहीनों को पट्टा देने का काम किया। जनता की सुविधा के लिए 27 नए जनपद बनाने का काम किया। 27 जो है तहसीलें बनाने का काम किया। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप जरा धर्मवीर जी, ऐसे तो हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल यही नहीं था धर्मवीर जी, मेरा सवाल यही नहीं था। मेरा सवाल जात की राजनीति पर था। मेरा सवाल ये था, आपका दिल जानता है, आप इस बात को कबूल ना करें, लेकिन आपकी सियासत मुकम्मल नहीं होती है। बोलिए शहजाद साहब। देखिए, एक बड़ी मशहूर कहावत है इंग्लिश की, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, 2 भीड़ होती हैं। एक भीड़ वो होती है जो झाड़ू लेके घर से निकलती है मोहल्ले की सफाई करने के लिए, और एक भीड़ वो होती है जो तलवार लेके निकलती है कि मोहल्ले में दंगा करना है।
इस वक्त जो देश का माहौल है, मैं समझता हूं जात पात की राजनीति गलत नहीं है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में करें और सबके कल्याण के लिए और विकास के लिए करें। देखिए, मोहल्ला भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ते हैं, घर भी बढ़ते हैं, खानदान भी बढ़ते हैं। नामों से पहचान होती है इंसान की, जात पात से भी पहचान होती है इंसान की। बशर्ते मेन चीज जो है उसमें यह है कि जो आप मिशन लेके चल रहे हैं उसमें आपको सबका विकास लेके चलना है और सबका साथ भी लेके चलना है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन उनके दौर में 100 से ज्यादा लिंचिंग हो जाती है एक ही समाज की। तो आप जो है जात पात की राजनीति से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना यह है कि आप विकास के नाम पे लड़िए। चुनाव काम बोलता है उनका नारा रहा था, उसी पे वो चुनाव लड़े थे। और आप और जो बेहतर तरीका वो यह है कि क्योंकि देखिए सबका मकसद चुनाव होता ही इसलिए है कि कोई ना कोई एक सत्ता में आएगा। कोई आदमी ये कहे हम इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हमें सत्ता में आना है, तो ये बिल्कुल 100% झूठ है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सत्ता में आए और सत्ता में आकर के वो काम करे। शर्त यह है कि उसका मैनिफेस्टो कितना बेहतर होगा। वो भले ही किसी भी गणित पे चुनाव लड़े। कहा जाता है कि देखिए, आमतौर पे एक धारणा है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं उसके बाद वो सब चीजें पीछे छूट जाती हैं, भले ही आप किसी के वोट बैंक से जीत करके आए हों। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप जात पात की भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि जिस वक्त आप जीत करके गद्दी को संभालेंगे तो उस वक्त फिर आप सबके नेता होंगे और आपको सबके लिए काम करना है। और ये हमारी पार्टी का कहना है कि समाजवाद में जो है सबको अच्छी सुविधाएं मिले, सबको कल्याण हो, सबको न्याय मिले, यही मेन मकसद होता है। आप जीतने के अलग अलग तरीके हर कोई इख्तियार करता है। कोई लेनिनवाद ले आता है, कोई समाजवाद ले आता है, कोई कांग्रेसवाद ले आता है, कोई नेहरू जी को ले आता है, तो अलग अलग तरीका। लेकिन जो एक बड़ा जो दुर्भाग्य है पिछले दिनों में, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, वो ये है कि हमारे देश की जो सबसे जो मजबूत जड़ है वो हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति का सबसे मजबूत पार्ट है कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। वो बीजेपी के ना कहीं मैनिफेस्टो में, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी फोटो कहीं नहीं दिखाई देता है। सिर्फ एक और एक नाम पे वोट लड़ा जा रहा है इलेक्शन कि मोदी को वोट दें, बीजेपी को वोट ना दें। कहीं नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दें, हर जगह सिर्फ एक लाइक के मोदी को वोट दें। और मोदी क्या कहते हैं, आप बालाकोट के नाम पे वोट दें। अब हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी चीज है, एडवाणी जी को साइड कर लिया गया, मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया गया, सुषमा स्वराज को हटा दिया गया। आप देखिए यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनका अभी पिछले दिनों देहांत हुआ, उन तक की फोटो मैनिफेस्टो पे कहीं नहीं दिखती है। कहीं आप लोगों पर भी यही चार्जेस लगाने लगे हैं वो शहजाद साहब? नहीं, चार्जेस लगाना कहकर और ये कहकर कि अखिलेश यादव ने अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं की पार्टी में, नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि फिर आपको हम पर उंगली उठाने का कोई इख्तियार नहीं। किसने नहीं किया? अखिलेश जी तो आज भी लेके गए उनको, नेताजी का नामांकन भी करा के आए, साथ लेकर के गए। चाचा को दूर क्यों जाना पड़ा शहजाद साहब? अब चाचा जी क्या कर रहे हैं? अब हर चीज में चाचा जी के हिसाब से तो नहीं चला जा सकता है ना। चाचा जी अपनी राजनीति लेकर के बैठे हुए, गठबंधन को हराने में लगे हुए। मैं समझता हूं चाचा जी को आकर के समर्थन करना चाहिए था कि मैं गठबंधन को चुनाव लड़ाऊंगा चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले। इस वक्त मुलायम सिंह यादव ने तो अभी आशीर्वाद दिया है सर बीजेपी को। नहीं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आशीर्वाद देना एक अलग चीज है, चुनाव लड़ना एक अलग चीज है। यही तो हमारे देश की परंपरा है। अब आप एक ही चीज देखिए, अगर लोगों ने कहा कि मोदी आपके बुजुर्ग ने उस पार्टी को आशीर्वाद दिया, हाँ, जिन पर आपके ये चार्जेस हैं कि वो अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। देखिए, हम लोगों ने एक चीज देखी थी बचपन में गांव में कि जो आपस में खानदान की भी लड़ाइयां होती हैं, अगर बच्चे जो है किसी बड़े के पास चले जाते हैं तो उसको भगा नहीं देता है, वो उसके सर पे हाथ रखता है कि बेटा खुश रहो, भले कितनी लड़ाई हो आपस में। तो चुनाव जो है एक वक्त के लिए हो रहा है, लोग अपनी राय रखेंगे, अपने हिसाब से चुनाव अपना कैंडिडेट चुनेंगे। अगर वो जो उन्हें बेहतर लगेगा उसको चुन करके भेज देंगे, चाहे आप किसी भी तरह से कैंडिडेट उतार लीजिए। लेकिन शहजाद साहब, शिवपाल यादव भी तो परिवार का हिस्सा थे, आपके कुटुंब का हिस्सा थे। वो क्यों फिर ऐसे कौन से हालात बन गए, क्यों उनको अलग जाना पड़ा? फिर नहीं, वो तो शिवपाल जी बेहतर बताएंगे कि क्यों चले गए वो बाहर, वो मैं थोड़ी बताऊंगा बेहतर। जाहिर है उनको इज्जत नहीं मिली होगी, नहीं ऐसा इसलिए चले गए। नहीं, इज्जत का कहीं पे नहीं कह सकते आपकी इज्जत नहीं मिली। अखिलेश जी आज भी कहीं पे भी आपको याद होगा कि एक बार मंच पे साथ मिले तो सबसे पहले अखिलेश जी ने उनके पैर छुए, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं मिलती। अब चाचा जी की क्या मजबूरियां हैं, क्यों वो हमसे दूर हो रहे हैं, वो तो चाचा जी बता सकते हैं। लेकिन हम लोग कहना यही है कि अगर गांव का कोई बच्चा किसी बुजुर्ग के पास, अगर दूसरे खानदान में जो आपस में मतलब जानी दुश्मन होते हैं उनके पास भी पहुंच जाता है तो वो भी सर पे हाथ रख देते हैं। तो नेताजी के इस चीज को इशू बनाना कि नेताजी ने जो है मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया, नेताजी से छोटे हैं मोदी जी तो उन्होंने बच्चा समझ के आशीर्वाद दे दिया, इसमें इतना तूल देने की क्या जरूरत है? और आप भी अगर कल जो है अपने ऑफिस से अगर रिटायर होंगी,
देखिए बेसिकली फेयरवेल पे जो है अच्छी कामनाएं की जाती हैं। अभी मोदी जी का ये फेयरवेल चल रहा है 2019 का चुनाव, तो फेयरवेल पे कम से कम उन्हें शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं ना नेताजी। आप अगर कल यहाँ से रिटायर होंगे अपने ऑफिस से, तो जो आपकी जो घोर धुरंधी होंगे ना, वो भी आपसे कहेंगे कि भाई तुम खुश रहो। तो वही नेताजी ने किया है। धर्मवीर जी, बुआ बबुआ कहकर लगातार आपके गठबंधन पर उंगलियां उठाई जाती रही हैं। आप किस दलील के साथ ये कहेंगे कि आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ बेहद बेहद मजबूत है? देखिए ममता जी, मुमताज है सर मेरा पूरा। मुमताज जी, मैं आपको बताऊं, सॉरी, जब इस प्रदेश में देश में बाई इलेक्शन चल रहे थे, कैराना का, फूलपुर का और गोरखपुर का, तब अखिलेश जी ने बहन कुमारी मायावती जी से एक अनुरोध किया था कि ये जो देश तोड़ने वाली फिरकापरस्त ताकतें हैं, जो बीजेपी की जो सरकार चल रही है, जिसने देश में कोहराम मचा रखा है और एक कुशासन देश में लागू है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को एक इशारा किया था और अपने दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को एक इशारा किया था। और उस इशारे में यह था कि जब तक लाइन तब तक नहीं टूटनी चाहिए जब तक कि ये फिरकापरस्त ताकतें पराजय का मुंह ना देख लें। और आपने देखा कि कितना बड़ा जन समर्थन उन बाई इलेक्शंस में हम लोगों ने लेकर के तीनों चुनाव मुख्यमंत्री के गढ़ में हराने का काम किया, उप मुख्यमंत्री के गढ़ में हराने का काम किया, और जो कैराना में बीजेपी के लोगों ने हिंदू मुस्लिम की खाई खोद करके पिछले चुनाव को दूषित करने का काम किया था, भाईचारे को खत्म करके उस कैराना की खाई को पाटने का काम इस महागठबंधन ने किया। बाबा साहब ने और जो लोहिया जी ने एक सपना देखा था, जब लोहिया जी चुनाव लड़ रहे थे, तो लोहिया जी ने बाबा साहब को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप मेरा समर्थन करें और मेरे चुनाव में आए। तो बाबा साहब और लोहिया साहब दोनों इस बात से रजामंद थे कि ये 84% लोग जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, ओबीसीज के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये मिल करके अपना जो है गठबंधन बनाए। और उसी सपने को साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी, चाहे आप किसी को रोकने के लिए राजनीति कर रहे हैं या खुद सत्ता में आने के लिए, जात पात की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। धर्मवीर जी, पिछली बार तो आपने ये भी कहा था कि जो समाजवादी पार्टी को वोट जा रहा है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही जा रहा है। नहीं, देखिए मुमताज जी, इस देश में आज जो हालात हैं, बीजेपी के लोग माइनॉरिटीज के लोगों को तो इस देश का नागरिक ही नहीं समझते। उनको क्या वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या दलित समाज पर जो पिछले 5 सालों में अत्याचार हुए हैं, और अत्याचारों को भी छोड़ दीजिए, जो देश के हालात हैं कि इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आपस में कैसे लड़ाया जा रहा है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि देश की न्यायपालिका खतरे में है। सीबीआई के डायरेक्टर आपस में कैसे लड़ रहे हैं, 4 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ईडी का ये लोग कैसे बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का ये लोग कैसे बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय अजीत सिंह जी, तीनों पार्टियों ने गठबंधन किया और ये इतना मजबूत गठबंधन है। और उसके लिए अगर किसी की कोई खामी नजरअंदाज भी करनी पड़ी तो आपने की। बिल्कुल भाई, बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा दिल करते हुए जब कह दिया कि भाई हम एक साथ आए हैं तो इनको परास्त का मुंह देखना पड़ेगा, और ये गठबंधन बहुत मजबूती से मतलब बड़ा दिल कैसे किया आपने? ज्यादा सीटें छोड़ी समाजवादी पार्टी के लिए? ज्यादा सीटें 38-38 का गठबंधन है, फिर बड़ा दिल कैसे हुआ? बड़ा दिल भाई आप समझे नहीं, बड़ा दिल तो हमने कांग्रेस के लिए किया 2 सीटें छोड़ करके। नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा दिल कांग्रेस के लिए किया 2 सीटें छोड़ करके। आप दोनों ने जोड़ी। बड़ा दिल तो है ही बहन जी का। एसपी के लिए क्या बड़ा दिल किया आपने? नहीं, देखिए बड़े दिल की और छोटे दिल की बात नहीं, ये तो गठबंधन जो है ये जनता के एक अनुरोध पर, जनता की आवाज पर बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी मिले, उन्होंने ये गठजोड़ से पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया, वो सफल रहा। आप तो कहीं थे ही नहीं पिछले इंतखाब में धर्मवीर जी, आप तो कहीं थे ही नहीं। दिल तो बड़ा इन्होंने किया, समाजवादी पार्टी ने किया दिल तो बड़ा। नहीं, बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन में कितनी सीटों जब पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को जिता सकती है
तो ये देख लीजिए कि हम तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। मतलब ये एक्सेप्ट करने में फूलपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने तो इनको पहले ही जिता करके भेज दिया। और इन 0 से 3 का कोई मुकाबला नहीं है धर्मवीर जी, 0 से 3 का कोई मुकाबला नहीं है। आप कुछ कहिए शहजाद साहब, फिर मैं लास्ट कमेंट लूंगी डॉक्टर परवेश से। हम तो जो है बहन मायावती जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ा दिल किया, और जो हमारे नेता ने जो सपना देखा था, अखिलेश यादव जी ने जो विचारधारा बनाई थी, जो रणनीति बनाई थी, उसको जो है बहन जी ने स्वीकार किया। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमारे नेता भी उसके शुक्रगुजार हैं। हम तो ये मानते हैं कि आदमी को दोनों तरफ से दिल बड़ा रखना चाहिए, तभी बड़े काम होते हैं। और रही बात गठबंधन की, जो आप कई बार सवाल उठाए कि गठबंधन क्यों कर लिया, देखिए हर वक्त की जो जरूरत होती है वो बदलती रहती है। कभी कभी आदमी अपनी गाड़ी 20 की स्पीड पे चलाता है, कभी कभी 120 की पे चलाता है, तो वक्त के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। इसी तरह से डॉक्टर साहब, ठीक है शहजाद साहब, बिल्कुल वक्त की बहुत किल्लत है हमारे पास अभी। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। नहीं, गठबंधन बना है वास्तव में, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तो बहुत मजबूत गठबंधन बना है दोनों पार्टियों का, लेकिन अभी उसको जमीनी स्तर पे देखना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर किस तरह से यादव उसको शिफ्ट होता है या नहीं होता, इसको भी लेकर के बड़ा संदेह कई कई क्षेत्रों में देखने में आया है, रैलियों में देखने में आया है कि इस तरह कुछ क्लैशेस उनमें हुए हैं। अगर जो यादव और जाटव दोनों वोट शिफ्ट हो जाता है तो कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट निकल कर आ जाता है। लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना कि पूरा देश जो है वो 6700 जातियों में विभाजित समाज है। उस समाज के अंदर इतनी एकदम से आत्मीयता आ जाए वो बड़ा मुश्किल है। दूसरा चीज, कांशीराम जी का जमाना जो था, बहुजन समाज पार्टी का वो अलग जमाना था, जहां मुझे याद है कि इलाहाबाद से एक प्रजापति समाज के व्यक्ति को भी खोज करके कांशीराम ने चुनाव लड़ाया था। इसलिए लड़ाया था क्योंकि प्रजापति समाज का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो ये वो समय की बहुजन समाज पार्टी और मायावती के समय की बचा नहीं जा सकता। ये इक्वेशन सबको साथ लेकर चलनी पड़ती है, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा वक्त में सियासत को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की जोड़ तोड़ की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानान का, आप जुड़े हमारे साथ हमारे इस पैनल में। और ये भी सच है कि सियासत का पहला और आखिरी उसूल इक्तिदार हासिल करना है, सत्ता और हुकूमत हासिल करना है, और उसके लिए इस उसूल पर तमाम लोग चलते हैं कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।